हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम फिजिक्स के थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही दृष्टि द विज़न की बुक से हमारे साइंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और बस इकोनॉमिक्स ही रह जाएंगे कवर करने के लिए, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिजिक्स का ये लास्ट पार्ट होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और कल का जो फिजिक्स का सेकंड पार्ट का वीडियो था उसमें लास्ट 10 मिनट्स में कुछ इशू हो गए हैं, जिसकी वजह से सीन जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ मेरी आवाज़ आपको, यानी जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ वो चीज़ें सुनाई दे रही है, बट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ लास्ट के 10 मिनट्स में ऐसा हुआ है, इसीलिए जो 10 मिनट का सीन था, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, वहाँ से ही मैं इसको शुरू करने वाली हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिसने भी वीडियो को लास्ट तक देखा होगा वो चीज़ उसको मालूम होगा। तो इसीलिए हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समतल दर्पण, सबसे पहले बात करेंगे प्लेन मिरर। कोई भी ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल और परावर्तक हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाले जो दर्पण हैं वो समतल दर्पण के उदाहरण है, वो समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हैं? वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूर होती है, समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित ये प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होती है, काल्पनिक होती है। पार्श्व यानी लेटरल स्थिति में ये उल्टा होता है। रोगी वाहन यानी एम्बुलेंस में सामने विचित्र प्रकार के, यानी एम्बुलेंस का जो उल्टा लेटर दिखाई देता है, इसके लिखे जाने का कारण यही होता है जिससे कि सामने वाली गाड़ी का चालक आसानी से अपने सामने के दर्पण में देख करके उसे पढ़ सके। यदि कोई व्यक्ति अथवा वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से गतिमान हो तो व्यक्ति अथवा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष v चाल से और वस्तु के सापेक्ष 2v चाल से गतिमान प्रतीत होता है। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखे, इसके लिए आवश्यक ये है कि समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखे, इसके लिए ये आवश्यक है कि समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी हो। यदि आपतित किरण की स्थिति को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। यदि आपतित किरण की स्थिति को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। यदि दो समतल दर्पण समानांतर रखे जाएं तो उनके बीच में रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। यदि दो समतल दर्पण समानांतर अगर रखे जाएं तो उनके बीच में जो रखी गई वस्तु हैं उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। यदि दो समतल दर्पण ऐसे रखे गए हों कि उनके बीच निर्मित कोण समकोण 90 डिग्री हो तो ऐसी स्थिति में इन दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या 3 होती है। समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, किस किस चीज़ में समतल दर्पण यूज़ किया जाता है? अपना प्रतिबिंब देखने के लिए अपने शीशे में होता है, सोलर कुकर में होते हैं और पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम गोलीय दर्पण से प्रकाश की किरणों का परावर्तन और निर्मित प्रतिबिंब के बारे में जानने वाले हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः P अक्षर से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे C अक्षर से निरूपित करते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ के बाहर होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे R अक्षर से निरूपित करते हैं। ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहते हैं उसको। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें उत्तल दर्पण के लिए ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित किया गया है। अवतल दर्पण के लिए भी यह स्थिति होती है, लेकिन उसका परावर्तक पृष्ठ बदल जाता है। तो आइए हम कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यदि वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, जो कि अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित ये प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा।
तो यहाँ पे आपको ऊपर डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि यदि वस्तु जो है अनंत पर रखी होगी तो वस्तु बहुत छोटी दिखाई देगी। और दूसरा जो चित्र है वो ये बता रहा है कि यदि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और अनंत के बीच हो तो निर्मित प्रतिबिंब आकार में छोटा, उल्टा और वास्तविक होगा। प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इसी तरीके से जो तीसरा डायग्राम है वो ये बता रहा है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, उल्टा और वास्तविक होगा और इस प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगा। चौथी स्थिति ये है कि यदि वस्तु की स्थिति जो है वो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होगा वो जो वस्तु है उस वस्तु से बड़ा दिखाई देगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा और इस प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगी। यदि वस्तु की स्थिति दर्पण के फोकस पर हो, यानी वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी गई हो, तो ऐसी स्थिति में दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़े आकार का होगा, उल्टा और वास्तविक होता है और ये प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यदि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो, यदि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस पर हो और ध्रुव के बीच हो तो दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब आकार में बड़ा होगा, सीधा होगा और आभासी होता है। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये सारे कंडीशंस आपको समझ में आ गए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बॉक्स दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है। किरण आरेख में यदि किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे से मिलती हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनता है, जबकि यदि किरण आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी किरणों को डैश लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है, किस किस चीज़ में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो अवतल दर्पण का बना होता है और सेविंग मिरर के रूप में भी अवतल दर्पण यूज में लाया जाता है। टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट्स में, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए और सोलर कुकर में, इन सारी चीज़ें में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की दो स्थिति पर हम विचार करते हैं। प्रथम स्थिति ये है कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत छोटा, मतलब एकदम बिंदु के आकार का और आभासी और सीधा होता है। इस प्रतिबिंब की स्थिति उत्तल दर्पण के फोकस पर दर्पण के पीछे की ओर होती है। ठीक है, तो ये तो पहली स्थिति की बात हुई। और दूसरी स्थिति है जिस पे हम विचार करते हैं वो ये है कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर और उत्तल दर्पण ध्रुव के बीच हो, ध्रुव ये है P, बीच हो, तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार में छोटा, आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब की स्थिति उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे की ओर होगी। यदि वस्तु की स्थिति अनंत और उत्तल दर्पण ध्रुव के बीच हो तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार में छोटा, आभासी और सीधा दिखाई देगा और प्रतिबिंब की स्थिति उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे की ओर होगी। उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं? वाहनों में पार्श्व शीशे के रूप में इनका प्रमुख उपयोग होता है क्योंकि इससे निर्मित प्रतिबिंब सीधा होता है। दूरदर्शी धूप में चश्मे में प्रकाश का परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। धूप वाले जो चश्मे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण होता है। अब आगे हम प्रकाश का अपवर्तन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक विकिरण, ये सारी चीज़ें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न इन सारे टॉपिक से बनते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश की किरणें जब तिर्यक रेखा में, तिरछी रेखा में तिरछे रूप से आपतित होकर के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम में प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन होता है। प्रकाश की किरणें जब तिर्यक रूप में आपतित होकर के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन होता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये घटना माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने से होती है। ये जो घटना होती है वो माध्यम में यदि परिवर्तन होता है तो उसी से प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने से होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है कि माध्यम जितना भी सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण के दौरान प्रकाश की आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है।
माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण के दौरान प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवर्तन के नियम क्या क्या हैं? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हम जानेंगे। स्नेल महोदय ने अपने प्रयोगों के आधार पर अपवर्तन के संबंध में कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं। क्या स्नेल महोदय ने कौन कौन से नियम लाए हैं अपवर्तन के लिए? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों के पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है। आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण का ज्या यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्थिरांक यानी कांस्टेंट होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष चाल जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं वो बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण। इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं। जब किसी छड़ का कुछ हिस्सा जल में डूबा रहता है तो जो छड़ है वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से कुछ समय पहले सूर्य का जो दिखाई देना, जो लालिमा दिखाई देती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। तो ये सारे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण थे। अब आगे हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित होने के बाद अभिलंब से दूर हटने लगती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं अपवर्तित किरणें अभिलंब से दूर हटती जाती है। इसी क्रम में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। तो अब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर प्रकाश किरणों का परावर्तन होने लगता है। यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। आपतन कोण का वो मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं यानी क्रिटिकल एंगल कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की संपूर्ण मात्रा परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश की संपूर्ण मात्रा परिवर्तित होने से जहां से प्रकाश परावर्तित होता है वो स्थान बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की संपूर्ण मात्रा परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की संपूर्ण मात्रा में परावर्तित होने से जहां से प्रकाश परावर्तित होता है वो स्थान बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो स्थितियां होना अनिवार्य है, दो स्थितियों का होना अनिवार्य है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। पहला कि प्रकाशिक किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और दूसरा आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दो स्थितियां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या क्या उदाहरण हैं? गहरे काले रंग से पोते गए पृष्ठ का चमकना। क्यों चमकता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जारी होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच के चटके हुए जो हिस्से हैं वो चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक प्रकाश परावर्तन के कारण। पानी में वायु से भरे बुलबुले का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृगमरीचिका मैरिग यानी जो रेत होता है बालू का, मृगमरीचिका का बनना वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना क्यों होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब आगे हम प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करेंगे। प्रकाशिक तंतु वो युक्ति है, वो डिवाइस है जिसके माध्यम से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अनुप्रयोग में ला करके प्रकाश संकेतक यानी सिग्नल को उसकी तीव्रता में बिना किसी विशेष क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। प्रकाशिक तंतु वो डिवाइस होती है जिसके माध्यम से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अनुप्रयोग में ला करके प्रकाश सिग्नल को उसकी तीव्रता में बिना किसी विशेष क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है। प्रकाश तंतु का उपयोग क्या क्या होता है? विद्युत संकेतकों को प्रकाश संकेतकों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने में प्रकाश तंतु का यूज किया जाता है। शरीर के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो यंत्र हैं इंडोस्कोप, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे कणों से टकरा करके प्रकीर्णित हो जाती है। लॉर्ड रेले महोदय ने बताया कि जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी वो सबसे अधिक प्रकीर्णित होगा, और जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी वो सबसे कम प्रकीर्णित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी वो सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, और जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी वो सबसे कम प्रकीर्णित होगा। प्रकाशीय किरणों के समूह में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन इसीलिए सबसे अधिक होता है। आकाश में बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, लेकिन हमारी आंखें बैंगनी रंग की अपेक्षा नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील यानी सबसे अधिक सुग्राही होते हैं। इसीलिए आकाश जो है वो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो बैंगनी कलर का होता है, लेकिन वो प्रकाश का प्रकीर्णन उसमें अधिक होता है, जिसकी वजह से वो हमें नीला दिखाई देता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण ही यातायात रेलवे के सिग्नल के लिए इसी रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल प्रकाश रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने की जो घटना होती है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ बॉक्स है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अनुपस्थित होता है वहाँ पे। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल अनुपस्थित होता है। अब आगे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन के बारे में जानेंगे। यदि हम प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रख देते हैं तो प्रकाश अवरोध के किनारों से मुड़ करके आगे बढ़ता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश के मार्ग में रखा गया अवरोध बहुत बड़ा है तो विवर्तन नगण्य होता है, लेकिन यदि प्रकाश के मार्ग में रखा गया अवरोध प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि यानी ऑर्डर का हो तो विवर्तन स्पष्ट होता है। विवर्तन की घटना से प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि होती है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स। प्रकाश तरंगों द्वारा प्रदर्शित ध्रुवण की घटना से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटना है। ध्रुवित प्रकाश में कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में होते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब समान या लगभग समान आवृत्ति वाली प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में समान दिशा में चलती है तो उन तरंगों के अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जब समान या लगभग समान आवृत्ति वाला प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में समान दिशा में चलती है तो उन तरंगों के अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले हमें रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, ठीक है, और विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, लाल, नीला, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। तो ये जो है जब श्वेत प्रकाश जो है वो श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से यदि हो करके गुजरती है तो अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है और हमें विभिन्न रंग जो हैं वो प्रदर्शित होने लगते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना होने के पीछे प्रमुख कारण किसी पारदर्शी पदार्थ में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होना है। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग हो जाता है। किसी पारदर्शी पदार्थ में विभिन्न रंगों के प्रकाश के अपवर्तनांक और उनकी चाल में विपरीत संबंध होता है, यानी यदि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल कम होगी। किसी भी पारदर्शी पदार्थ में विभिन्न रंगों के प्रकाश के अपवर्तनांक और उनकी चाल में विपरीत संबंध होता है, यदि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल कम होगी। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। अलग अलग पदार्थों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक बढ़ने के साथ साथ प्रकाश की चाल कम होती जाती है। लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक लाल रंग का सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, ठीक है। इंद्रधनुष, रेनबो। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन द्वारा ही वर्ण विक्षेपण की परिघटना है। ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो
द्वितीयक इंद्रधनुष। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी रेनबो के बारे में। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित सूर्य के किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है तो इसका निर्माण होता है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। प्राइमरी रेनबो क्या है कि जब वर्षा की बूंदों पर आपतित सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है तो इसका निर्माण होता है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर दिखाई देता है। और सेकेंडरी रेनबो में जब वर्षा बूंदों पर सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है तो इसका निर्माण होता है। जब वर्षा बूंदों पर सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है तो इसका निर्माण होता है और इसमें बाहर की ओर बैंगनी व अंदर की ओर लाल रंग होता है। ये प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला होता है, सेकेंडरी इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण की परिघटना है। प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब हम कलर्स के बारे में जानेंगे जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। लाल, हरे और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग होता है, आरबीसी का प्रयोग किया जाता है। और 2 प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से प्राप्त रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। जब 2 रंगों को आपस में मिला देंगे तो द्वितीयक रंग बनेगा। लाल और नीला को मिला दे तो मैजेंटा कलर बनता है, हरा और नीला को मिला दे तो पिकॉक नीला बन जाता है, श्यान कलर जिसको बोलते हैं। लाल और नीला को मिला दिया जाए तो पीला कलर बन जाता है। जब 2 रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त हो, श्वेत रंग प्राप्त हो तो ऐसे रंगों को पूरक रंग कहा जाता है। जब 2 रंगों को मिला दिया, जैसे लाल, हरा, नीला को मिला दिया जाए तो सफ़ेद रंग बन जाता है, तो ये पूरक रंग होते हैं। नीला पीला को मिला देंगे तो सफ़ेद कलर बनता है, हरा और मैजेंटा को मिला दे तो सफ़ेद कलर बन जाएगा, लाल पिकॉक नीला को मिला दे तो सफ़ेद कलर बन जाता है। इन सब कलर को मिलाने से वाइट कलर उत्पन्न होते हैं। लाल हरा नीला को मिलाने से, नीला पीला को मिलाने से, हरा मैजेंटा को मिलाने से और लाल पिकॉक नीला मिलाने से सफ़ेद कलर बनते हैं। और लाल और नीला कलर मिलता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि लाल और नीला कलर मिलाने से कौन सा कलर उत्पन्न होगा, मैजेंटा उत्पन्न होता है। हरा और नीला मिलाने से पिकॉक नीला, लाल हरा मिलाने से पीला कलर बनता है। अब आगे हम लेंस पे चर्चा करेंगे। लेंस, 1 अथवा 2 गोलीय पृष्ठों से युक्त कोई भी पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। यानी लेंस में कम से कम एक गोलीय पृष्ठ होना चाहिए। द्विअवतल लेंस, बिग कॉन्केव लेंस क्या होता है ये? यदि इस डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है कि यदि दोनों पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो ऐसे लेंस को द्विअवतल लेंस कहा जाता है। ऐसे लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है यानी डिफ्रेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार के लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें अवतल लेंस द्वारा आपतित किरणों को अपसारित किया जाना है। द्विअवतल लेंस, बिग कॉन्वेक्स लेंस, यदि दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो तो ऐसे लेंस को द्विअवतल लेंस कहते हैं। यदि दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो तो ऐसे लेंस को द्विअवतल लेंस कहते हैं और ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करते हैं और इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये है अभिसारी लेंस। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे कि मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। किसी भी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक और सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र किसको बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर को। ऑप्टिकल सेंटर ये लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है, प्रकाशिक केंद्र। मुख्य फोकस व फोकस दूरी, लेंस पर आपतित समानांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु पर अभिसारित होती है। मुख्य अक्ष पर स्थित ये बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ नोट दिया है, किसी लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। किसी भी लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? अवतल लेंस पर आपतित समानांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु, जो कि आपको ऊपर डायग्राम F1 में मिला था, डायग्राम में बिंदु F1 था, वो मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आपतित होती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कौन कौन से बनेंगे? ये प्रतिबिंब है कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो
तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब फोकस F1 पर बनता है। यदि वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब फोकस F1 पर बनता है, जो कि आकार में अत्यधिक छोटा, बहुत एकदम बिंदु के आकार का, आभासी और सीधा होता है। और यदि वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा गया हो तो प्रतिबिंब का निर्माण F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच होता है, जो कि आकार में छोटा, आभासी और सीधा होता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? यदि वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F2 पर बिंदु के आकार का वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहाँ पे ऊपर आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में, ये देखिए। यदि वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो, यदि वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब फोकस F2 और 2F2 के बीच वास्तविक, छोटा और उल्टा बनेगा। यदि वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु 2F2 पर वास्तविक, समान और उल्टा बनेगा। यदि वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु 2F2 पर वास्तविक, समान और उल्टा बनेगा। यदि 2F1 और F1 के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस से दूर, वास्तविक, बड़ा और उल्टा बनेगा। यदि वस्तु फोकस पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु जब फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। जब फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ओर सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। ये देखिए डायग्राम। अब आगे हम लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस के बारे में जानेंगे। किसी भी लेंस की क्षमता लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण बनाने की मात्रा होती है, P = 1/f, जहाँ पे P लेंस की क्षमता, F लेंस की फोकस दूरी है। लेंस की क्षमता का SI पद्धति में मात्रक डायोप्टर होता है और इसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगा। यह है लेंस का फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पे u जो है ये वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और f फोकस दूरी है। लेंस को किसी द्रव में डुबाते हैं तो उसकी क्षमता और फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यदि m अपवर्तनांक वाले लेंस को m' अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहली स्थिति कि जब द्रव का अपवर्तनांक m' लेंस के अपवर्तनांक m से कम हो तो लेंस की क्षमता घट जाती है, यानी उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जबकि लेंस की प्रकृति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी जो स्थिति उत्पन्न होती है वो ये होती है कि जब द्रव का अपवर्तनांक m' लेंस के अपवर्तनांक m के बराबर हो तो लेंस की क्षमता समाप्त हो जाती है और ये एक पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। और तीसरी जो स्थिति उत्पन्न होगी वो ये होगी कि जब द्रव का अपवर्तनांक m' लेंस के अपवर्तनांक m से अधिक हो तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता घट जाएगी। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरफ और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की व्यवहार करेगा। जैसे कि उदाहरण है, पानी का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है लेकिन ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आवर्धन, मैग्निफिकेशन क्या है कि ये वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या कौन कौन से हैं? सूक्ष्मदर्शी। अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा होता है। माइक्रोस्कोप कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है और सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप से हम कोई चीज़ देखते हैं, कितनी भी वो छोटी चीज़ हो, लेकिन देखने के बाद वो हमको बड़ा दिखाई देता है। जब सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग करके 2 भागों में आवर्धन प्राप्त करते हैं
तब इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों का प्रयोग करके दो भागों में आवर्धन प्राप्त करते हैं तो इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप, दूरदर्शक अथवा टेलीस्कोप का उपयोग दूर की वस्तुओं को कोणीय आवर्धन प्रदान करने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु का कोणीय आवर्धन ही ये निर्धारित करता है कि वो वस्तु कितनी बड़ी दिखाई देगी। दूरदर्शक को भी टेलीस्कोप बोलते हैं। दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कुछ विशेष परिस्थितियों में नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देती है। नेत्र में अपवर्तन संबंधी विकार होने से दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। मुख्य रूप से 3 दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है यहाँ पे कि किसी भी सामान्य व्यक्ति की आंख की फोकस दूरी लगभग 17 से 22 मिलीमीटर के बीच होती है। किसी भी सामान्य वस्तु की आंख की फोकस दूरी लगभग 17 से 22 मिलीमीटर के बीच होती है। निकट दृष्टि दोष, अब सारे दृष्टि दोष को हम समझेंगे, उनके कारण और उपाय भी जानेंगे। निकट दृष्टि दोष यानी शॉर्ट साइटनेस यानी मायोफिया जिसको बोला जाता है, इस बीमारी को मायोफिया कहते हैं। जब कोई वस्तु इस दोष से प्रभावित होता है मायोफिया से, तो वो पास में रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है लेकिन दूर रखी चीज़ों को आसानी से देख नहीं पाता है, वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का कारण और उपाय क्या क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है या फिर नेत्र का गोलक लंबा हो जाता है। ऐसे दोष से प्रभावित व्यक्ति के नेत्र में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पहले बनता है। उचित क्षमता वाले अवतल लेंस को प्रयुक्त कर इस दोष का निवारण किया जा सकता है। उचित क्षमता वाले अवतल लेंस को प्रयुक्त करके इस दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब ये तो इसकी बात हुई निकट दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष यानी लॉन्ग साइडनेस जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इस बीमारी को, दूर दृष्टि दोष को। इस दोष से प्रभावित व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो आसानी से देख लेता है लेकिन पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाता है। ये है दूर दृष्टि दोष। काफ़ी लोग निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में ये नहीं है कि निकट की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें साफ दिखाई देती है, दूर की चीज़ें आसानी से नहीं दिखाई पाती है। लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूर की रखी वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है लेकिन पास रखी हुई चीज़ों को स्पष्ट से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के होने के क्या कारण है? इसका कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बहुत अधिक बढ़ जाना या नेत्र के गोलक का छोटा हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बहुत अधिक बढ़ जाना या नेत्र के गोलक का छोटा हो जाना इसका कारण होता है। इस दोष से प्रभावित व्यक्ति के नेत्र के पास में रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र की रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनता है, जिस वजह से चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस को उपयोग में ला करके इस दोष का निवारण किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष की बीमारी के बाद एक जरा दृष्टि दोष भी होता है जिसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं। ये बीमारी वृद्धावस्था में आँख की समंजन क्षमता में कमी अथवा समाप्त होने से व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट से देख पाता है और ना ही पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, जिसको कि जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। उचित क्षमता वाले द्विफोकल लेंस की सहायता से इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। द्विफोकल लेंस की सहायता से प्रेसबायोपिया का निवारण किया जा सकता है। अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म, इस दृष्टि दोष के कारण आंख के गोलक की असममित वक्रता है जिसके कारण मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त एक अन्य धुंधला प्रतिबिंब बनता है। अबिंदुकता दृष्टिकोण का कारण है आंख के गोलक की असममित वक्रता जिसके कारण मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त एक अन्य धुंधला प्रतिबिंब बनता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये एक आनुवांशिक रोग होता है जिसमें कि व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इसे किसी लेंस के प्रयोग से सही नहीं किया जा सकता है। वर्णांधता को किसी लेंस के प्रयोग से सही नहीं किया जा सकता है। अब लेंस के बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे हम इलेक्ट्रिसिटी को कवर करते हैं। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वो भौतिक गुण होता है जिसकी वजह से पदार्थ विद्युत क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, ये है विद्युत आवेश। कूलाम का नियम क्या है? कूलम्स लॉ। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है। ये है कूलाम का नियम।
इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2, जहाँ पे F दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, स्मॉल r दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, इसलिए यहाँ पे बोला है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। के होता है एक नियतांक जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। के एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। Q1 और Q2 आवेशित वस्तुओं पर उपस्थित आवेश के परिमाण हैं। विद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व किसी चालक के एक इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा होती है। पृष्ठ तनाव होता है आवेश अपॉन क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव बराबर होता है आवेश अपॉन क्षेत्रफल। किसी भी चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार और चालक के नजदीक स्थित किसी अन्य चालक और विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। विद्युत आवेशित क्षेत्र के चारों ओर स्थित वो क्षेत्र जिसमें आवेशित वस्तु का प्रभाव रहता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये काल्पनिक रेखा होती है जिससे किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता लगता है। विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। किसी धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर होता है W/QO, जहाँ पे QO धन आवेश का परिमाण है और W किया गया कार्य है। विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। दो बिंदुओं पर स्थित बिंदुओं के बीच विभव की मात्राओं के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं पर स्थित वस्तुओं के बीच विभव की मात्रा के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब आगे हम किसी खोखले चालक के भीतरी भाग का विभव के बारे में जानेंगे। किसी खोखले चालक के भीतरी भाग का विभव, जब कोई खोखला चालक आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चालक के भीतर विद्युत विभव समान होता है। यदि विभिन्न चालकों को अलग अलग आवेशित किया जाए और उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो चालकों का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहेगा। यदि विभिन्न चालकों को अलग अलग आवेशित किया जाए और उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो चालकों का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहेगा। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के बारे में, यानी विद्युत धारिता के बारे में। विद्युत धारिता क्या होती है? विद्युत धारिता आवेश की मात्रा होती है जिससे किसी चालक को देने से उसके आवेश में एकांक वृद्धि होती है। विद्युत धारिता आवेश की वो मात्रा होती है जिसे किसी चालक को देने से उसके आवेश में एकांक वृद्धि होती है। विद्युत धारिता को C से डिनोट करते हैं और विद्युत धारिता बराबर होता है Q आवेश की मात्रा कूलाम में और विद्युत विभव वोल्ट में। विद्युत विभव जिसका मात्रक वोल्ट होता है, Q आवेश की मात्रा कूलाम होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैरड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैरड होता है। विद्युत धारिता विद्युत चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल, चालक के चारों ओर के माध्यम के साथ साथ चालक के आसपास उपस्थित अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत चालक पदार्थों में कुछ इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी विद्युत सुचालक पदार्थ जैसे कि तांबे का तार, ये सुचालक पदार्थ है, विद्युत सुचालक पदार्थ। इसमें किसी ऊर्जा के स्रोत से निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति इस तरह से की जाए कि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सतह प्रवाह बना रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा के स्रोत की भूमिका सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने तक होती है, ना कि इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न करने में होती है। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद ये एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होती है, फिर भी ये अदिश राशि होती है क्योंकि ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, जिसकी वजह से ये अदिश राशि होती है। तो आइए देखते हैं विद्युत धारा के AC और BC में अंतर, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा एक निश्चित समयांतराल में परिवर्तित होती है और दिष्ट धारा में
धारा का प्रवाह एक दिशा में होता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा एक निश्चित समयांतराल में परिवर्तित होता है और दिष्ट धारा यानी डीसी में धारा का प्रवाह एक दिशा में होता है। प्रत्यावर्ती धारा, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पादित होती है उनकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और रासायनिक सेल द्वारा दिष्ट धारा का उत्पादन होता है। ये स्थिर यानी स्टीडी और इसकी आवृत्ति 0 होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पादित होती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और दिष्ट धारा रासायनिक सेल द्वारा दिष्ट धारा का उत्पादन होता है। प्रत्यावर्ती धारा का प्रमुख लाभ होता है कि इस धारा के द्वारा विद्युत शक्ति को बहुत दूर तक बहुत कम ऊर्जा क्षय से भेजा जा सकता है और दिष्ट धारा, इसमें विद्युत ऊर्जा का क्षय अधिक होता है। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ बॉक्स है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर, जिसको हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। ओम का नियम क्या है? ओम्स लॉ। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों के विभवांतर V है तो चालक में प्रवाहित होने वाला धारा I विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V = IR हो जाएगा। यहाँ पे जो R है वो एक स्थिरांक है जो कि चालक का प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? रेसिस्टेंस। प्रवाहित धारा का विरोध करने का गुण चालकों में पाया जाता है जिसे कि प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं और प्रतिरोध बराबर होता है V/I, जहाँ पे V विभवांतर और I धारा है जिसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और ओम को ये ओम का सिंबल होता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध कई सारी बातों पर निर्भर करता है। चालकों के पदार्थ की प्रकृति पर, चालकों का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालक की मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घट जाता है। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालक की मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध यानी ओमिक एंड नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। चांदी, सोने, एल्यूमिनियम इत्यादि धातु ओमीय प्रतिरोध प्रदर्शित करती है, जबकि डायोड, ट्रायोड इत्यादि के प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण हैं। चांदी, सोना, एल्यूमिनियम धातु ओमीय प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है और डायोड, ट्रायोड ये अनओमीय प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ पे ये जो P है वो एक नियतांक है। इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध वो मात्रा है जो कि 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काल के क्षेत्रफल वाले पदार्थ द्वारा विद्युत विभव लगाने पर प्रदर्शित की जाती है। चालकता क्या है? कंडक्टेंस। किसी भी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाती है। चालकता बराबर होता है 1/R। चालकता को G से डिनोट करते हैं। चालकता का SI मात्रक ओम पावर -1 होता है, जिसे कि मोह कहते हैं। इसको मोह कहते हैं और इसे सीमेन भी कहा जाता है। चालकता का SI मात्रक ओम -1 होता है, जिसे कि मोह कहते हैं और इसे सीमेन भी कहते हैं। चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। चालक, विद्युतरोधी, अर्धचालक। चालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता अधिक होती है, जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी जैसी धातुएं। इनका उपयोग विद्युत परिपथों में किया जाता है। ठीक है, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता अधिक होती है। विद्युतरोधी ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम यानी लगभग 0 और प्रतिरोध अनंत होता है, वो विद्युतरोधी होता है। जैसे कि लकड़ी विद्युतरोधी है। अभ्रक, प्लास्टिक ये सारे विद्युतरोधी है। इनकी चालकता बहुत कम होती है, लगभग 0 होता है और प्रतिरोध अनंत होती है।
इनका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। इनका उपयोग लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक का उपयोग विद्युत रोधी पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। और अर्धचालक, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन विद्युत रोधी से अधिक होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन विद्युत रोधी से अधिक होती है वो अर्धचालक कहलाती है। जैसे कि सिलिका अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है। इनका उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि बनाने में किया जाता है। सिलिका, जर्मेनियम का उपयोग डायोड और ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है और ये अर्धचालक होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाता है, जबकि परम ताप पर अर्धचालकों की चालकता शून्य और प्रतिरोध अनंत हो जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाता है, जबकि परम ताप पर अर्धचालकों की चालकता शून्य और प्रतिरोध अनंत हो जाता है। अतिचालकता क्या होती है? सुपर कंडक्टिविटी, किसी भी पदार्थ की ऐसी अवस्था जहां उसका वैद्युत प्रतिरोध शून्य और चालकता अनंत हो जाती है। किसी भी पदार्थ की ऐसी अवस्था जहां पे उसका वैद्युत प्रतिरोध शून्य और चालकता अनंत हो जाती है वो अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। ऐसे पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। परम शून्य ताप पर विशेष पदार्थ अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। परम शून्य ताप पर विशेष पदार्थ जैसे कि जस्ता, एल्यूमिनियम ये अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अतिचालकता एक अत्यधिक उपयोगी परिघटना है, लेकिन इसके लिए आवश्यक अत्यंत कम तापक्रम इसे अत्यधिक व्यवसाध्य और जटिल बना देती है, जिससे इसका व्यवहारिक उपयोग अधिक प्रचलित नहीं हो सका है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि प्रतिरोध का संयोजन इस प्रकार किया जाए कि उनमें प्रवाहित होने वाली धारा तो समान हो लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हमें जब अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में करते हैं। तो ये है श्रेणी क्रम। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है R=R1 + R2 + R3। प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। जब प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर समान होता है। जब हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो प्रतिरोधों का संयोजन समानांतर क्रम में करते हैं। प्रतिरोधों R1 और R2 का समानांतर क्रम में संयोजन 1/R1 1/R=1/R1 + 1/R2। घरों में उपयोग होने वाले सभी उपकरण समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। घर में उपयोग होने वाले सारे उपकरण जो होते हैं वो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब आगे हम इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति के बारे में बात करेंगे। विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय या खपत होने की दर होती है। विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय या फिर खपत होने की दर होती है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक किलोवाट और मेगावाट होते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक किलोवाट और मेगावाट आदि होते हैं। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वो मात्रा जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति हो, वो 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट किसको बोलते हैं? 1 किलोवाट घंटा को बोलते हैं और इसका मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं और इसका मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट बराबर होता है वाट × घंटा/1000। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार का ताप बढ़ जाता है। ताप की ये वृद्धि तार में प्रवाहित धारा और तार के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। चालक में ताप उत्पन्न होने के कारण ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन चालक में से गुजरते समय प्रतिरोध का अनुभव करते हैं तो अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे चालक के ताप में वृद्धि हो जाती है। विद्युत चालक में घटित होने वाली इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जूल का ताप का नियम है H=I²RT। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊष्मा कुछ बातों पर निर्भर करती हैं। वो बातें हैं
यदि प्रतिरोध व समय नियत रहे तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध और समय नियत रहे तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पे H विद्युत धारा ऊष्मा की मात्रा है, विद्युत ऊष्मा की मात्रा है, और I चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है। और दूसरी बातें हैं, यदि प्रवाहित धारा व समय नियत रहे तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ठीक है, यदि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और प्रतिरोध दोनों नियत हो, विद्युत धारा और प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और प्रतिरोध दोनों नियत हो तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित समय के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ प्रमुख युक्तियां हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें शीशे के खोल में टंगस्टन का तंतु लगा होता है। विद्युत बल्ब में जो शीशे के अंदर होता है खोल, वो टंगस्टन का तंतु होता है, उसमें टंगस्टन का तंतु लगा होता है। टंगस्टन का तंतु प्रयोग करने का कारण ये होता है कि ये धातु का गलनांक बहुत उच्च यानी 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। जब विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का ताप बहुत बढ़ जाता है और वो चमकने लगता है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन अथवा ऑर्गन जैसी अक्रिय गैस भर जाती है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी अक्रिय गैस भर जाती है और इसका लाभ ये मिलता है कि टंगस्टन उच्च ताप पर वाष्पीकृत नहीं होता है। नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस जो अक्रिय गैस है जो कि उसमें भर जाती है, इसका लाभ ये होता है कि टंगस्टन का उच्च ताप पर वाष्पीकृत नहीं होती है। अब आगे हम CFL और LED के बारे में जानेंगे और दोनों में अंतर क्या है। CFL का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट होता है। CFL का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट। कॉम्पैक्ट, C फॉर कॉम्पैक्ट, F फॉर फ्लोरोसेंट और L फॉर लैम्प। और LED का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इन बल्बों में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ ऑर्गन या जेनॉन गैस भर जाती है। CFL वाले जो बल्ब होते हैं इसमें बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ ऑर्गन या जेनॉन गैस भरी जाती है। वहीं LED बल्ब प्रकाश के उत्सर्जन के लिए अर्धचालकों का उपयोग करती है। CFL साधारण बल्ब से अधिक लेकिन LED बल्ब से कम दक्ष होती है। CFL LED बल्ब से कम दक्ष होती है और साधारण बल्ब से अधिक दक्ष होता है। और LED CFL बल्ब से अधिक दक्ष होता है। इनका औसत जीवन काल भी अधिक होता है। LED का औसत जीवन काल भी अधिक होता है। आगे हम बात करेंगे विद्युत हीटर यानी इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का एक तंतु लगा होता है। नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध दोनों बहुत उच्च होता है, जिससे ये विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जिससे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का एक तंतु लगा होता है। नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, जिससे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है। विद्युत फ्यूज तार क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब कभी परिपथ में लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट होता है अथवा अति भारण होता है, ओवरलोडिंग हो जाता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाती है, तो फ्यूज तार पिघल करके नष्ट हो जाता है और धारा का प्रवाह रुक जाता है। इससे हमारे विद्युत उपकरण सुरक्षित रहते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब कभी परिपथ में लघु पतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है अथवा ओवरलोडिंग हो जाता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाती है, तो फ्यूज तार पिघल करके नष्ट हो जाती हैं और धारा का प्रवाह रुक जाता है। इससे हमारे विद्युत उपकरण सुरक्षित रहते हैं। विद्युत फ्यूज किसी ऐसे पदार्थ का बनाया जाता है जिसका गलनांक बहुत निम्न हो। विद्युत फ्यूज किसी ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका गलनांक बहुत निम्न होता है। आजकल शीशे और टीन की मिश्र धातु का प्रयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। शीशे और टीन की मिश्र धातु का प्रयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जा रहा है। अमीटर क्या है? अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर क्या है? ये परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में प्रयोग किया जाता है। ये सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर
विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापने का यंत्र है गैल्वेनोमीटर। इसकी सहायता से अत्यंत कम विद्युत धारा 10⁻⁻⁶ एम्पीयर तक मापा जा सकता है। गैल्वेनोमीटर की सहायता से अत्यंत कम विद्युत धारा यानी 10⁻⁻⁶ एम्पीयर तक मापा जा सकता है। शंट का उपयोग क्या होता है? एक शंट जो है ये एक अत्यंत कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे कि गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगा करके अमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में यदि उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है तो ये वोल्टमीटर बन जाता है। तड़ित चालक एक सुचालक छड़ होती है। तड़ित चालक एक सुचालक छड़ होती है जिसका उपयोग ऊंची इमारतों की आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये एक नुकीली सिरे वाली संरचना होती है जो कि इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थापित की जाती है। उसके बाद इसे भूमि से एक विद्युत चालक की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तड़ित चालक एक सुचालक छड़ होती है जिसका उपयोग ऊंची इमारतों की आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये एक नुकीली सिरे वाली संरचना होती है जो कि इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थापित की जाती है। उसके बाद इसे भूमि से एक विद्युत चालक की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर, आगे हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। यदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। ट्रांसफॉर्मर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। इसका उपयोग उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यदि ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफर कहते हैं। यदि ट्रांसफर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफर कहते हैं। यदि ये निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करे तो इसे स्टेप अप ट्रांसफर कहते हैं। निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने को स्टेप अप ट्रांसफर बोलते हैं और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करने को स्टेप डाउन ट्रांसफर बोलते हैं। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है जो कि सामान्यतः 11,000 वोल्ट को 230 वोल्ट तक परिवर्तित कर देता है। 11,000 वोल्ट को 230 वोल्ट तक परिवर्तित कर देता है। मोबाइल चार्जर भी स्टेप डाउन ट्रांसफर का उदाहरण है क्योंकि ये 230 वोल्ट को 5 वोल्ट तक परिवर्तित कर देता है। मोबाइल चार्जर भी स्टेप डाउन ट्रांसफर होता है क्योंकि ये 230 वोल्ट को 5 वोल्ट तक परिवर्तित करता है। अब आगे हम बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के अंतर्गत हम विद्युत और चुंबक के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। विद्युत और चुंबक के परस्पर संबंधों को सर्वप्रथम H.C. ओस्टेड ने प्रमाणित किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हम विद्युत और चुंबक के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। विद्युत और चुंबक के परस्पर संबंधों को सर्वप्रथम H.C. ओस्टेड ने प्रमाणित किया है। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, जिस स्थान पर चुंबक स्थित होता है उसके चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव अनुभव किया जाता है उस संपूर्ण क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो कि सतत रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका चुंबकीय क्षेत्र हो वो जो आयरन और उससे बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका चुंबकीय क्षेत्र हो वह जो आयरन और उसके बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है वो चुंबक कहलाता है। ये आयरन, निकल, कॉपर, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम का बना हो सकता है। चुंबक आयरन, निकल, कॉपर, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम का बना हो सकता है। मैग्नेटिक पोल क्या है? चुंबकीय ध्रुव। चुंबक के किनारे के दोनों सिरे चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। विपरीत ध्रुव वाले चुंबकीय सिरे एक दूसरे के प्रति आकर्षण का गुण और समान ध्रुव वाले चुंबकीय सिरे एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यदि कोई एकांक लंबाई वाला चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें एकांक प्रबलता वाली धारा प्रवाहित होती है तो चालक पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल। अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक।
ये वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण बहुत कम होता है। अनुचुंबकीय वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण बहुत कम होता है और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे कि बिस्मथ, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम। ये पैरामैग्नेटिक है। बिस्मथ, प्लेटिनम और एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, वे पदार्थ जो चुंबकों द्वारा आकर्षित किए जाते हैं और जिन्हें चुंबकित भी किया जा सकता है वो लौह चुंबकीय होता है। लोहा, निकिल, कोबाल्ट ये लौह चुंबकीय हैं, फेरोमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक, ये चुंबकीय पदार्थ बहुत कम चुंबकीय गुणों से युक्त होते हैं, प्रतिचुंबकीय, लेकिन इन्हें बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक कम प्रभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इंड्यूस होता है और विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे कि सीसा, जल, हवा, चांदी, तांबा, ये प्रतिचुंबकीय हैं। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी भी धारा प्रवाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार हम अपने दाहिने हाथ में धारावाही चालक को इस तरह से पकड़ते हैं कि हमारा अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा में हो। तो ऐसी स्थिति में हमारी अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। किसी भी धारा प्रवाह चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार हम अपने दाहिने हाथ में धारावाही चालक को इस तरीके से पकड़ते हैं कि हमारा अंगूठा प्रवाही धारा की दिशा में हो। तो ऐसे कंडीशन में हमारी अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये देखिए आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया है। ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये है विद्युत धारा, दायां हाथ का नियम। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है और प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि किसी धारा में प्रवाहित होने वाली धारा नियत रहे तो जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र से दूर हटते जाते हैं, धारा प्रवाही चालक यानी धारा के प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। किसी वृत्तीय धारा प्रवाही चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती और धारा प्रवाही चालक द्वारा निर्मित वृत्त की त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी वृत्तीय धारा प्रवाही चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती और धारा प्रवाही चालक द्वारा निर्मित वृत्त की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिनलिका, बेलनाकार आकृति से लिपटे अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को परिनलिका कहते हैं। बेलनाकार आकृति से लिपटे अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को परिनलिका कहते हैं। परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सभी गुणधर्म दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के गुणों से समानता रखते हैं। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सभी गुणधर्म दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के गुणों से समानता रखते हैं। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। वो क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर आरोपित बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा समझा जा सकता है। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा द्वारा व्यक्त करे तो चालक पर बल की दिशा अंगूठे की दिशा में होगा। चालक पर बल की दिशा अंगूठे की दिशा में होगा। ठीक है, ये है फ्लेमिंग का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना द्वारा प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के द्वारा प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। अब आगे हम डायनेमो के बारे में जानेंगे यानी विद्युत जनित्र के बारे में। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होती है। विद्युत जनित्र ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स को जानेंगे हम सबसे पहले प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर के होता है जिन्हें कि फोटोन कहते हैं। ये फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं। जब किसी धातु पर विद्युत चुंबकीय किरणें जैसे कि प्रकाश किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें आदि गिरती हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के फोटोनों में निहित ऊर्जा का स्थानांतरण धातु के इलेक्ट्रॉनों में हो जाता है।
इस ऊर्जा से उत्तेजित होकर के धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। फोटॉन, फोटॉन ऊर्जा के बंडल यानी पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। इन फोटोनों की ऊर्जा hv होती है, जहाँ पे h प्लांक स्थिरांक यानी कांस्टेंट है और v आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है। h प्लांक नियतांक का मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या हैं? धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस धातु पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा धातु पर गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक हो, उसे दहलीज आवृत्ति कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, उसे दहलीज आवृत्ति कहते हैं। कार्यफल क्या होता है? वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है यहाँ पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की विस्तृत व्याख्या आइंस्टीन और मिलिकन ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की विस्तृत व्याख्या आइंस्टीन और मिलिकन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या के लिए आइंस्टीन को 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। एक नोट है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ही आधारित होता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ही आधारित होते हैं। ऐसे सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनका प्रयोग सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा के लिए सौर पैनल द्वारा। ठीक है, ऐसे सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनका प्रयोग सौर ऊर्जा में विद्युत उत्पादन में किया जाता है, जैसे कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा के लिए सौर पैनल द्वारा। आगे बात करते हैं डायोड वाल्व। डायोड वाल्व का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में बदलने के लिए करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो डायोड वाल्व का उपयोग दिष्टकारी की तरह किया जाता है। डायोड वाल्व क्या होता है? ये एक डायोड वाल्व एक इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक वैक्यूम ट्यूब होता है। इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफाइंग वैक्यूम ट्यूब होता है। इसका उपयोग प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, दोलित यानी ऑसिलेटर, प्रेषी यानी ट्रांसमीटर और संसूचक यानी डिटेक्टर की तरह होता है। डायोड वाल्व का उपयोग प्रवर्धक, दोलित, प्रेषी और संसूचक की तरह होता है। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति होता है यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जिसका उपयोग एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक की तरह होता है। अभियांत्रिकी में इन ट्रांजिस्टरों का उपयोग प्रवर्धक, स्विच, रेगुलेटर, ऑसिलेटर और सिग्नल मॉड्यूलेटर की तरह होता है। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं। प्रथम एनपीएन प्रकार के ट्रांजिस्टर और दूसरा पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर। पहले ट्रांजिस्टर की जगह पर ट्रायोड का उपयोग किया जाता है, लेकिन ट्रांजिस्टर ट्रायोड की तुलना में सस्ते, हल्के और आकार में छोटे होते हैं। साथ ही ट्रांजिस्टर के उपयोग से कम अपशिष्ट ऊष्मा पैदा करती है। अर्धचालक क्या होता है? सेमीकंडक्टर। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन कुचालकों से अधिक होती है। अर्धचालकों का ये विशिष्ट गुण उनकी क्रिस्टलीय संरचना के भीतर इलेक्ट्रॉनों की अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण होती है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन कुचालकों से अधिक होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के भिन्न स्तर होते हैं, जिनमें कि परिवर्तन होते रहते हैं, जो ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। ऐसे ऊर्जा स्तर जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर में समाविष्ट होते हैं संयोजकता बैंड कहलाते हैं। इस बैंड के ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड कहते हैं। सामान्यतः चालक बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और ये खाली होता है, लेकिन संयोजकता बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर चालन बैंड में जा सकते हैं और इन पदार्थों में चालन का गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्धचालक कई प्रकार के हो सकते हैं। तात्विक अर्धचालक यानी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन, जीई, एक्सेट्रा।
यौगिक अर्धचालक जैसे ये अकार्बनिक है, कार्बनिक है और ये कार्बनिक बहुलक है। अकार्बनिक CDS Ga और As है, कार्बनिक एंथ्रासीन, कार्बनिक बहुलक बनेगा पॉलीपायरोल। अकार्बनिक CDS GAS, कार्बनिक एंथ्रासीन और कार्बनिक बहुलक पॉलीपायरोल। अकार्बनिक CDSE INP, इसका कार्बनिक होगा मादित यानी डोपेट थैलोसियानिस और कार्बनिक बहुलक पॉलीएनिलीन पॉलीथायोफीन। आगे बात करते हैं रडार। रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से लक्ष्यों का पता लगाया जाता है। रडार से प्रेषित तरंगे विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगे होती हैं जो कि लक्ष्यों की ओर प्रेषित की जाती है। लक्ष्य से टकरा करके ये तरंगे वापस रडार युक्ति द्वारा ग्रहण की जाती है और लक्ष्य की स्थिति की सटीकतापूर्ण गणना कर ली जाती है। रडार का उपयोग क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे होता है? समुद्री जहाज़ों में, वायुयानों की स्थिति का पता करने में, मौसम संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करने में, प्रक्षेपास्त्रों यानी मिसाइल्स का पता लगाने में रडार का यूज़ किया जाता है और जैविक अनुसंधानों में पक्षियों कीड़ों के स्थानांतरण का पता लगाने में रडार का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं लेज़र विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तरंगों की आवृत्ति समान होने के साथ साथ सभी तरंगों की कला भी स्थिर होती है। लेज़र तरंगों की आवृत्ति समान होने के साथ साथ सभी तरंगों की कला भी स्थिर होती है। लेज़र का उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, विभिन्न व्याधियों के इलाज के लिए लेज़र का उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग और कटिंग में, संचार में, बारकोड स्कैनर में, लेज़र प्रकाश के उपयोग से त्रिविमीय चित्र खींचे जा सकते हैं। वेल्डिंग में, कटिंग में, संचार में, बारकोड स्कैनर में लेज़र प्रकाश के उपयोग से त्रिविमीय चित्र खींचे जा सकते हैं। होलोग्राफी तकनीक लेज़र प्रकाश पर ही आधारित होती है। दूरी और समय की माप में लेज़र का उपयोग करते हैं। दूरी और समय की माप में भी लेज़र का उपयोग किया जाता है। मेजर विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन। मेजर विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन है मेजर क्या है? मेजर का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मेजर की कार्यप्रणाली भी उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होती है जिस पर जो कि लेंस का होता है, लेकिन जहाँ पे लेज़र में प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है वहीं मेजर में सूक्ष्म तरंगों का उत्सर्जन होता है। मेजर की कार्यप्रणाली भी उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होती है जिस पर लेज़र की, लेकिन जहाँ लेज़र में प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है वहीं मेजर में सूक्ष्म तरंगों का उत्सर्जन होता है। मेजर का उपयोग क्या क्या होता है? रेडियो टेलीस्कोप में मेजर का यूज़ किया जाता है और सैटेलाइट संचार में मेजर का उपयोग होता है। रेडियो टेलीस्कोप में और सैटेलाइट संचार में। आगे बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता के बारे में। ऐसे तत्व जो स्वतः विघटित होकर के विकिरण उत्सर्जित करते हैं वो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों की इस परिघटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर हेनरी बैकरल को प्राप्त है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उदाहरण हैं प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम एसेट्रा। रेडियो सक्रिय के उदाहरण हैं प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम एसेट्रा। रेडियो सक्रियता दो तरह की होती है, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता और कृत्रिम रेडियो सक्रियता, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी कुछ तत्वों के परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होकर के रेडियो सक्रिय किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ये क्रिया निरंतर सक्रिय रहती है। इस क्रिया अथवा घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। उदाहरण 92 यूरेनियम 238, 90 थोरियम 235। ठीक है। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी यानी कृत्रिम रेडियो सक्रियता। कृत्रिम रेडियो सक्रियता का तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसमें कि कोई भी तत्व किसी ज्ञात तत्व के ऐसे समस्थानिक में परिवर्तित हो जाता है जो कि रेडियो सक्रिय है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के उदाहरण हैं 7N14 + 2He 2 हीलियम 4 8 ऑक्सीजन 17 + 1H1। रेडियो सक्रिय किरणें रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो सक्रिय पदार्थों से विघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो किरणें निकलती हैं उन्हें रेडियो सक्रिय किरणें कहा जाता है, रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं। रदरफोर्ड ने इन किरणों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। किसने? रदरफोर्ड ने। वो 3 श्रेणी हैं अल्फा, बीटा और गामा। सबसे पहले हम अल्फा को समझ लेते हैं, फिर बीटा को, फिर गामा के बारे में बात करेंगे। अल्फा किरणें धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं।
अल्फा किरणें धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। विद्युत क्षेत्र से गुजरते समय ये किरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है क्योंकि इनका द्रव्यमान अधिक होता है। अल्फा किरणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है क्योंकि इनका द्रव्यमान अधिक होता है। द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी वेधन क्षमता कम होती है। अल्फा किरणों की वेधन क्षमता कम होती है द्रव्यमान के अधिक होने के कारण। ये किरणें जैविक कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। अल्फा किरणें जैविक कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। बीटा किरणें, बीटा किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी ये किरणें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के बराबर, लेकिन आवेश ठीक विपरीत होता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी बीटा किरणें ऋणावेशित होती है जबकि अल्फा किरणें धनावेशित होती है। अथवा पॉजिट्रॉन, ऐसे कण, पॉजिट्रॉन यानी ऐसे कण जिनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन आवेश ठीक विपरीत होता है, वो बीटा किरणें होती हैं। और बीटा किरणों का द्रव्यमान कम होने की वजह से इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। ये गैसों को आयनीकृत करती हैं। बीटा किरणें गैसों को आयनीकृत करती हैं और ये किरणें भी जैविक कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है। अल्फा किरणें भी और बीटा किरणें भी। गामा किरणें, गामा किरणें उदासीन होती हैं। अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं, बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं और गामा किरणें उदासीन होते हैं। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो कि उच्च ऊर्जा के फोटॉन होते हैं। इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति लघु होती है। इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये किरणें अपने मार्ग पर बहुत तीव्र गति से गमन करती हैं, जिससे इनकी वेधन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों की तुलना में अधिक होती है। इनकी गतिज ऊर्जा कम होने की वजह से गैसों को आयनीकृत करने की इनकी क्षमता कम होती है और ये किरणें भी जैविक कोशिकाओं को नष्ट कर सकती हैं। आगे बात करते हैं रेडियो आइसोटोप डेटिंग के बारे में। किसी रेडियो एक्टिव समस्थानिक की सहायता से किसी जैविक अवशेष, लकड़ी अथवा मृत पेड़ों की आयु ज्ञात करना रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। पेड़ों की आयु ज्ञात करना रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। इसके उदाहरण हैं कार्बन डेटिंग की सहायता से जैविक अवशेषों, मृत पेड़ पौधों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी चट्टानों या पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है। कम प्रभाव वाली, कम हानिकारक रेडियो सक्रिय किरणों का उपयोग फल, अनाज, सब्जियों आदि के रोगाणु नाशन में भी किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी की माप गीगर काउंटर द्वारा की जाती है। रेडियो एक्टिविटी की माप गीगर काउंटर के द्वारा की जाती है। आगे बात करते हैं नाभिकीय अभिक्रिया एवं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। नाभिकीय अभिक्रिया दो तरह की होती हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन, इस अभिक्रिया में एक परमाणु नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करा करके विखंडित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में एक परमाणु नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करा करके विखंडित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1 क्या हुआ 56 Ba 144 प्लस 36 Kr 89 प्लस 3091 ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के उपरांत उत्सर्जित न्यूट्रॉन अन्य परमाणु नाभिकों को विखंडित करते हैं और ये प्रक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया का रूप ले लेती है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होती है। नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण है हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से हीलियम का निर्मित होना, ये नाभिकीय संलयन है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने का मूल कारण द्रव्यमान क्षति होता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने का मूल कारण द्रव्यमान क्षति होती है। जब परस्पर संयोग से अथवा विखंडन से किसी नाभिक का निर्माण होता है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं और अभिक्रिया के उपरांत निर्मित परमाणु के द्रव्यमान में अंतर होता है। संक्षिप्त में द्रव्यमान की क्षति होती है और द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=ट्रायंगल mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ट्रायंगल m द्रव्यमान क्षति है, c प्रकाश का वेग है। प्रकाश वेग की
का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं हाइड्रोजन बम और तारों की ऊर्जा, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र होता है जिसकी सहायता से नाभिकीय अभिक्रिया नियंत्रित कर निर्मुक्त ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। आजकल नाभिकीय रिएक्टरों का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है। नाभिकीय रिएक्टर के महत्वपूर्ण अवयव हैं कोर। कोर नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य भाग होता है। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया इसी भाग में होती है, कोर में। ईंधन फ्यूल। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के तौर पर यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 आदि का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत द्वारा ऐसे रिएक्टर का विकास अंतिम दौर में है, जिसमें ईंधन के तौर पर थोरियम का उपयोग किया जाएगा। भारत में थोरियम की प्रचुर उपलब्धता है। इसका विकास हो जाने से नाभिकीय ईंधन के लिए आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के तौर पर यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 आदि का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत द्वारा ऐसे रिएक्टर का विकास अंतिम दौर में है, जिसमें कि ईंधन के तौर पर थोरियम का उपयोग किया जाएगा। भारत में थोरियम की प्रचुर उपलब्धता है। इसका विकास हो जाने से नाभिकीय ईंधन के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। नियंत्रित छड़ें कंट्रोल रॉड्स। नियंत्रक छड़ों की सहायता से रिएक्टर में घटित होने वाली नाभिकीय प्रक्रिया की दर को नियंत्रित किया जाता है। ये नियंत्रक छड़ें बोरॉन और कैडमियम की होती है। नियंत्रक छड़ों की सहायता से रिएक्टर में घटित होने वाली नाभिकीय प्रक्रिया की दर को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक छड़ें बोरॉन और कैडमियम की होती है। मंदक मॉडरेटर। मंदकों की सहायता से न्यूट्रॉन की क्षति पर नियंत्रण रखा जाता है, जिसमें कि वांछित परिमाण प्राप्त हो सके। ग्रेफाइट और भारी जल का सूत्र होता है D2O। इसका उपयोग मंदक के तौर पर किया जाता है। ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग मंदक के तौर पर किया जाता है। शीतलक कूलेंट। अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा के नकारात्मक प्रभाव को प्रभावहीन करने के लिए शीतलन का उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा के नकारात्मक प्रभाव को प्रभावहीन करने के लिए शीतलन का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः भारी जल द्रव सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल द्रव सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। रक्षक आवरण शील्ड। रिएक्टर का कोर एक स्टील अथवा कंक्रीट के एक उदाहरण से बंद रहता है, जिसमें कि उत्सर्जित विकिरण और ऊष्मा का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं उत्पन्न हो। रिएक्टर का कोर एक स्टील अथवा कंक्रीट के एक आवरण से बंद रहता है, जिससे उत्सर्जित विकिरण और ऊष्मा का कोई नकारात्मक प्रभाव न उत्पन्न हो। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग क्या क्या हैं? विद्युत ऊर्जा उत्पादन में और पनडुब्बी, युद्धपोत आदि के संचालन में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, हम विविध देखेंगे और इसके साथ ही हमारे चैप्टर भी समाप्त हो जाएंगे। भौतिक राशि है, ये मापक यंत्र है, और ये भौतिक राशि और ये मापक यंत्र है। वायु का वेग, वायु के वेग का मापक होता है एनीमोमीटर। विद्युत धारा का मापक यंत्र है अमीटर। उच्च माप का मापक यंत्र है पायरोमीटर। गैस दाब का मापक यंत्र मैनोमीटर होता है। तरल का प्रवाह दर किससे मापते हैं? वेंचुरीमीटर से। अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापते हैं। ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है ऑडियोमीटर। वायु का वेग मापते हैं एनीमोमीटर में। विद्युत धारा को अमीटर में मापते हैं। उच्च ताप को पायरोमीटर में मापते हैं। गैस ताप को मैनोमीटर में मापते हैं। तरल का प्रवाह दर वेंचुरीमीटर में मापते हैं। अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापते हैं। और ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है ऑडियोमीटर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर में, और वाहन द्वारा तय दूरी का मापक यंत्र है ओडोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र है बैरोमीटर। दूध का घनत्व मापते हैं लैक्टोमीटर में। रक्तचाप को मापते हैं सिस्मोमैनोमीटर में। प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं लक्समीटर में। भूकंप का अंकन करते हैं, इसका मापक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। और समुद्र की गहराई पैथोमीटर में मापते हैं। वाहन द्वारा तय दूरी को ओडोमीटर में मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापते हैं। दूध का घनत्व को लैक्टोमीटर में मापते हैं। रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर में मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता को लक्समीटर में मापते हैं। भूकंप का अंकन का मापक यंत्र है सिस्मोग्राफ। और समुद्र की गहराई पैथोमीटर में मापते हैं। अब ये है प्रौद्योगिकी और ये हैं उनके वैज्ञानिक सिद्धांत।
सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी विविध में हैं। भाप इंजन, भाप इंजन का वैज्ञानिक सिद्धांत है ऊष्मागतिकी के नियम। भाप इंजन ऊष्मागतिकी का नियम है। रेडियो और टेलीविज़न विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण, संसूचन है। कंप्यूटर अंकीय तर्क है। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन अति चालकता है। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कण त्वरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति है। सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन है। अपरावर्ती आवरण तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। संलयन परीक्षण रिएक्टर जिसको टेकामैक बोलते हैं, ये प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध के सिद्धांत पर आधारित है। वृहद मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जिसका शॉर्ट फॉर्म है GMRT, ये कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचन है। बोस आइंस्टीन दाब लेजर पुंजों और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण और शीतलन है। ठीक है, यह है प्रौद्योगिकी और यह है उनके वैज्ञानिक सिद्धांत। भाप इंजन ऊष्मागतिकी के नियम है। रेडियो और टेलीविजन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण और संसूचन है। कंप्यूटर अंकीय तर्क है। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन अति चालकता है। जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कण त्वरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति। सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन। अपरावर्ती आवरण तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। संलयन परीक्षण रिएक्टर प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध सिद्धांत पे है। वृहद मोटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचन है। और बोस आइंस्टाइन दाब लेजर पुंजों और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण और शीतलन सिद्धांत है। अब आगे ये नाम है और ये उनके प्रमुख योगदान और आविष्कारक हैं। आर्किमिडीज आविष्कारक हैं। उत्प्लावन का नियम और उत्तोलक का नियम दिया है इन्होंने। गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व का नियम दिया है। क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत के आविष्कारक हैं। क्रिश्चियन हाइगेंस। आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम और परावर्ती दूरदर्शक का नियम दिया है। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए हैं। किसने? माइकल फैराडे ने। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये इसके आविष्कारक है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंग का आविष्कार किया है, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने। जगदीश चंद्र बोस ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया है, जगदीश चंद्र बोस ने। W.K. रोजन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया है। J.J. टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है। मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी ने रेडियम पोलोनियम की खोज की है। रेडियम और पोलोनियम की खोज मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी ने किया है। और प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत नियम और अपेक्षिता का सिद्धांत दिया है। विक्टर फ्रांसिस हेस ने कॉस्मिक विकिरण का आविष्कार किया है। R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन आवेश की माप का आविष्कार किया है। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय निर्देश दिया है। नील बोर ने हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश दिया है, हाइड्रोजन बम का क्वांटम निर्देश। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन दिया है। लुइस विक्टर द ब्रॉगली ने द्रव्य की तरंग प्रकृति की खोज की है। मेघनाथ साहा ने तापिक आयनन की खोज की है। सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम सांख्यिकी की खोज की है। सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम सांख्यिकी की। वाल्फगैंग पॉली ने अपवर्जन नियम दिया है। एनरिको फर्मो ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की खोज की है। वर्नर हेजनबर्ग ने क्वांटम यांत्रिकी और अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है। पॉल डिरैक ने आपेक्षिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और क्वांटम सांख्यिकी दिया है। एडविन हब्बल ने प्रसारी विश्व का सिद्धांत दिया है। अर्नस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन की खोज की है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। हिडेकी युवाका ने नाभिकीय बलों का सिद्धांत दिया है। होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक विकिरण का सोपनी प्रक्रम दिया है। और लव डेविडोविक लैंडो ने संघनित द्रव्य सिद्धांत और द्रव हीलियम की खोज की है। एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना और विकास किया है। जॉन बार्डीन ने ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत दिया है, ट्रांजिस्टर की खोज की है और अतिचालकता का सिद्धांत दिया है जॉन बार्डीन ने। C.H. टाउन्स ने मेजर और लेजर की खोज की है।
अब्दुस सलाम ने दुर्बल और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण किया है। किसने? अब्दुस सलाम ने। तो इसके साथ ही हमारे फिजिक्स भी कंप्लीट होते हैं और हमारे साइंस, जनरल साइंस भी कंप्लीट होते हैं, जिससे इसका मैंने कंप्यूटर को भी कवर कर दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी कवर कर दिया है और ये लास्ट हमारे फिजिक्स भी कंप्लीट हो गए हैं, बायोलॉजी भी कवर हो गया है। तो वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।